हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं अपनी जो सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, आपको याद होगा रवि पी अग्रहारी की बुक से। हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर जो चीज़ें देख रखी हैं वो ये देखा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारे देश में आगे बढ़ती है, फ्रॉम एंशंट इंडियन हिस्ट्री टू मेडिवल फेज़ टू मॉडर्न फेज़। ऐसा करते करते हम लोगों ने ये पूरे सारे के सारे फेज़ देखे थे। एक इम्पॉर्टेंट बात हमने ये भी करी थी कि आधुनिक भारत के अंदर जो विज्ञान का जो एक पूरा का पूरा प्रचलन होता है वो 3 फेजेस से होकर गुजरता है। पहला फेज़, दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़। और तीसरा फेज़ वही फेज़ है जो अभी तक चल रहा है। अब यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों, इंडियन साइंटिस्ट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस टॉपिक को देखकर मेरा एक दिल टूटा, और वो इस चीज़ को देखकर टूटा कि स्टडी है, क्योंकि जो बुक आई है अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, अगर आप इस बुक के इस चैप्टर को, वैसे तो ओवरऑल बुक को अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इसका पहला एडिशन ही आया जस्ट अभी। अगर आप यहाँ पर जाकर अगर इसको आप कंबाइन करो ना, आपको एक से एक इतनी बेहतरीन अगर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसको मैं आपको बता नहीं सकता। एंड वो भी हम करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ से बेस बना लेते हैं। बात क्या है कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे को बुरा लगा, दिल टूटा, वो ये है कि एस आर अयंगर के बारे में, श्रीनिवास रामानुजन के बारे में, या किसी के भी बारे में, होमी जय बाबा की बात कर लो, यहाँ पर जो एक एक पैराग्राफ दे रखा है श्रेया, वहाँ पर 3-3 पेजेस गिवन है इनके बारे में, 3-3 पेजेस। ठीक है, तो वो चीज़ काफ़ी बढ़िया है। लेकिन वही वाली बात है, अब जितनी लिस्ट यहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट की दे रखी है उतनी वहाँ पर नहीं दे रखी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले एक सोर्स जो है हमें पहले वहाँ पर करना चाहिए, उसको ट्रस्ट करना चाहिए, बाद में वैल्यू एडिशन तो कहीं से भी करते रहो। तो खैर छोड़ो, हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने पहले इंडियन साइंटिस्ट से, श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। ठीक है, इनका फेमस नाम है एस रामानुजन, जो कि हम लोग बचपन से अपनी किताबों में एनसीईआरटीज़ वगैरह में पढ़ते थे। ठीक है, 1887 से लेकर 1920 तक इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, इनका कार्यकाल रहता है। श्रीनिवास रामानुजन वर्क ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस टाइम पर हमें आज़ादी नहीं मिल सकी थी, उससे पहले पहले अपना काम कर रहे थे। ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, एंड ही मेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इन्फिनाइट सीरीज, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस, इंक्लूडिंग सॉल्यूशंस टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जो कि उस टाइम पर ऐसे माने जाते थे कि जिनको सॉल्व ही नहीं करा जा सकता। ठीक है, अब ये जितनी चीज़ें यहाँ पर गिवन है, ये जो भी सीरीज़ थ्योरीज़ के नाम हैं, ये हम बचपन में अपने मैथ्स वगैरह में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप में से 1-2 ज्ञानी लोग हैं जिन्होंने मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान उनको स्वर्ग में रखे, और आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। हमें सिर्फ ये जानना है कि एस रामानुजन का कंट्रीब्यूशन क्या था मैथ्स के लिए। ठीक है, ये फ़ोटो अक्सर आपने इनकी देखी होगी, ये वाली। ठीक है, यही थे एस रामानुजन। रामानुजन ने लगभग 3900 रिजल्ट्स को कंपाइल करा था, मोस्टली आइडेंटिटीज़ एंड इक्वेशंस सच एज रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फंक्शन, पार्टीशन फॉर्मूले एंड मॉक थीटा फंक्शंस, जिसकी वजह से एक नई नई चीज़ें मैथ्स के अंदर, एक नई नई आप कह लो कि रिसर्च वर्क स्टार्ट हो गए थे, एंड विच इंस्पायर्ड अ वास्ट अमाउंट ऑफ फर्दर रिसर्च। इसको देखकर पता है श्रेया मेरा क्या कहने का मन कर रहा है, मयूर? वेलकम मूवी के अंदर जब याद है मजनू गाड़ियाँ रोक लेता है एक्सीडेंट करवा के, और पेंटिंग बना रहा होता है, तो अक्षय कुमार कहता है ना कि पेंटिंग एक आर्ट, एक कला है। कहता है फालतू पेंटर्स बनाते होंगे, मैं तो आंखों देखा बनाता हूँ, है ना, इंग्लिश में बोले तो लाइव पेंटिंग। अब ये जो इसके वर्क है श्रेया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो इन्होंने मैथ्स पढ़ी है, जो मैथ्स को अच्छा मानते हैं, मेरे लिए सिर्फ एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, और मयूर हम दोनों के लिए
ट्रेड कौन से स्ट्राइक प्राइस की लेनी है, सिर्फ उतनी ही मैथ्स हमारे काम की और हमें कितना डॉलर या कितना पैसा मिल जाएगा उस ट्रेड से, है ना। उसमें ये कुछ काम नहीं आते। हमारे लिए जो थीटा है वो थीटा है कि वो डिके कितना होगा, है ना। तो वही चीज़ है। वेलकम मूवी याद आ गई इस चीज़ को देखते हुए कि ये इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है यार। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड यंगेस्ट फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। क्लैपिंग करते ज़रा, ठीक है। उसके बाद आई हेट पीपल हु लाइक मैथ्स, इलॉजिकल सब्जेक्ट। मुझे मैथ्स मतलब ठीक लगती थी और 9th में तो आई वॉज फेलियर, लेकिन 10th में आई स्कोर 98 इन बोर्ड्स, ठीक है। लेकिन जिसका कोई सर पैर नहीं होता, जब LHS RHS दे ही रखा है तो क्यों प्रूव करूं मैं उसे, क्यों, है ना। ये क्या होता है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, कोई लिंक है इसमें क्या, नॉनसेंस। उसके बाद सही बात है, और आप में से जितनों को ये वाली बातें बुरी लग रही हैं तो वो ये लेक्चर छोड़ के चुल्लू पर पानी में डूब के मर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद चंद्रशेखर V रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम था, ठीक है। ये भी मैथ्स के साथ एसोसिएटेड है, नहीं ये फिजिक्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। ये रावण है। चंद्रशेखर वेंकट रमन, उसको टोपी नहीं कहते, मैं पगड़ी कहते हैं, ठीक है। ये डॉक्टर CV रमन, ही वॉज द फर्स्ट एशियन जिनको नवाजा गया था नोबेल प्राइज से फिजिक्स के अंदर इन द ईयर 1930। और वेरियस एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड एंड ऑल्सो अ रिसर्च पेपर ऑन मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट वॉज प्रिपेयर्ड बाय हिम। ये मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, आपको पता है ना, लाइट हमेशा पार्टिकल्स से होकर गुजरती है, उससे ही बनती है ना। अच्छा, इसी के कंटेक्स्ट में जरा चलो मेरे को एक अपनी वाली बात बता दो जिससे मैं आपके साथ एक अपनापन फील कर सकूं। ये लोग ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं और मेरी कोई औकात है नहीं कि इन लोगों के रिसर्च वर्क को मैं आपको पेश करूं डिटेल में, छोड़ो वो फालतू बातें। लेकिन मुझे ये बताओ, सूरज की पहली किरण धरती तक आने के लिए कितना टाइम लेती है? 8 मिनट, है ना। अब भले ही नोबेल प्राइज पा लिया हो, लेकिन श्रेयस से ये तो गारंटी नहीं हो जाती कि बड़सन का UPSC निकल जाएगा। नहीं सीरियसली मयूर, सबसे UPSC की रिपोर्ट मैं तुम्हें जेन्युइनली दिखाऊंगा। जितने MA मतलब BA के बाद जितने लोग बढ़ते चलते हैं ना श्रेया डिग्री में, UPSC की रिपोर्ट कहती है जिन्होंने MA MBA MPhil PhD जितने आप करियर में आगे हो उतने कम सिलेक्शंस हैं ऐसे लोगों के। क्यों? नोबेल प्राइज विनर कैसे लिख सकता है अपनी पूरी थ्योरी को 150 वर्ड्स में? हाँ, बहुत नैरो हो जाता है कि वो एक ही फील्ड में सिर्फ वो महारत हासिल कर सकते हैं। उसके बाद डिबेट ऑन द नेचर ऑफ लाइट, वेदर इट इज वेव्स और पार्टिकल्स, इट वॉज एंडेड बाय रमन इफेक्ट। एंड ये सारी चीज़ों के बारे में देखो, अभी ना मैं डिटेल में आपको इसलिए नहीं बताऊंगा, अभी आप सिर्फ सुनते चलो। मैंने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है लखमीर सिंह मंजीत कौर से। जब हम कोर जर्नल साइंस करेंगे, अभी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, जर्नल साइंस के अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इवन मैं आपको कुछ कुछ मॉडल्स बताऊंगा जिसको मैं पहले पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपका मूड ख़राब करूंगा कि ये चीज़ इनवैलिडेट करार दे दी गई थी साइंटिस्टों के द्वारा। जैसे आपको एक वो चीज़ पता है, ये एक फॉइल पेपर वाला एक्सपेरिमेंट पता है, गोल्ड फॉइल पेपर वाला जिससे हम लाइट पास करते हैं, वो ऐसा माना जाता है। हाँ, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और ऐसी
रुडरफोर्ड मॉडल, है ना, पुडिंग मॉडल, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो कि बाद में जाकर वो फेल हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कुछ क्लासेस पहले, कोटा फैक्ट्री के अंदर वो कैंटीन में बैठ के फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा होता है ना, वो कहता है पहले ये मॉडल पढ़ाएंगे फिर वो मॉडल पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के अंदर सारे फेल हो जाते हैं वो उसके बाद। और केमिस्ट्री चलती सिर्फ एक ही चीज़ पर है, तो मुझे कोटा फैक्ट्री को देखकर पता लगा, एक्सेप्शन। तो उसके बाद डिबेट ऑन द नेचर ऑफ लाइट, वेदर इट इज वेव्स और पार्टिकल्स, इट वॉज एंडेड बाय रमन इफेक्ट। कुछ लड़कियां श्रेय इतना साइंस पढ़ लेती हैं, चश्मा पहन के वो ऐसा शो करेंगी कि वो उनको आप दिख रहे हो, लेकिन चश्मा उतार के वो देख कहीं और रही होती हैं और बात कहीं और करती हैं। क्या फायदा है ऐसे विज्ञान का जो आपको अंधा बना रहा है? विच प्रूव दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स नोन एज फोटोन्स। एंड 3 चीज़ें होती हैं, जैसे चलो फोटोन्स को तो अभी साइड हटाओ, ये तो लाइट पार्टिकल्स हैं, लेकिन वैसे अगर एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की आप बात करो तो कितने जानते हो आप? कौन कौन से? न्यूट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? न्यूट्रॉन। उसके बाद कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और फिर इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। उसके बाद जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, 1858 टू 1937। जेसी बोस को, अच्छा नाइटेड मतलब क्या है आपको पता ना? एक वो नाइटहुड मतलब टाइटल मिलता था जैसे, याद है? इसलिए लिखा हुआ है। हाँ, उन्होंने वापस भी कर दिया था, रवीन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। तो ही वॉज नाइटेड फॉर हिज पेपर इन 1970, रिसर्च पेपर ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रे। आपको एक चीज़ पता है, बिजली भी रेडिएशंस पास करती है और बिजली के अंदर एक क्षमता होती है कि वो पार्टिकल्स इस कदर रिलीज कर सकती है कि वो हीट पैदा कर सकती है। इतना पता है? इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कुणाल अपने घर में यूज़ होता है। मैं श्रेया को अभी कुछ टाइम पहले बता रहा था, श्रेया याद है? मैं आपको बता रहा था, दादी जो क्या करती है, लकड़ी के डंडे पे एक वायर घुमाती है, कॉपर वायर, और उसको पानी की बड़ी बड़ी टंकी के अंदर डाल देती है। जब बड़े सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि गीज़र एक हद तक ही काम कर सकता है, फिर सब लोग कैसे टाइम पर नहाएंगे, तो ये अपने यहाँ कुणाल होता है ना, जैसे बड़ी बड़ी टंकी के अंदर वो एक रॉड रखकर एक कॉपर वायर दादी डाल देती हैं और एक उसके अंदर, और फिर वो दोपहर तक खोलती हुई टंकी हो जाती है, बुरी बुरी बड़ी से बड़ी, है ना। तो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मयूर, हम लोग ग्वालियर में 1000 लीटर की पानी की टंकी को गर्म कर देते 3 घंटे के अंदर। क्या लगा? तो डॉक्टर बोस इन्वेंटेड क्रेस्कोग्राफ which is used for recording even the millionth part of a millimeter of plant growth and its movement। जैसे क्रेस्कोग्राफ एक चीज़ और रिकॉर्ड कर सकता है, मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो प्लांट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आपको एक चीज़ पता है, मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक चीज़ बताई थी, अगर आपको रिकॉल हो। दोपहर में जब आप सोते हो तो आपकी हाइट बढ़ती है ना, लेकिन खुश होने वाली बात नहीं है श्रेया, वो उतनी हो जाती है फिर, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है तो वो हो जाती है। श्रेया कह रही मैं तो बहुत टाइम से सोई नहीं हूँ, अगर काश सो रही होती तो और लंबी होती मैं, है ना। लेकिन तो वापस उतनी हो जाती है। अब अगर इस चीज़ को रिकॉर्ड करना है कि यार हाइट बढ़ भी रही है सच में, कि कहने वाली बात है, तो यू कैन यूज़ क्रेस्कोग्राफ, क्योंकि वो इवन मिलियंथ पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर ऑफ अ प्लांट ग्रोथ को जब रिकॉर्ड कर सकता है, तो छोटी से छोटी मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। यानी कि आप इसको कह लो 1/10 लाख उतनी ग्रोथ को या उतनी मूवमेंट को कैप्चर कर सकता है, हल्की से हल्की मूवमेंट को कैप्चर कर सकता है। ही हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू क्रेस्कोग्राफ दैट सैप्स अपवर्ड मूवमेंट इन प्लांट्स इज द लिविंग सेल्स एक्टिविटी। प्लांट के अंदर जो भी ग्रोथ हार्मोन्स होती हैं जो कि उसकी हाइट को रेज करते हैं, छोटा सा बीजा जो अंकुरित होकर फूट कर जो एक पौधा बन जाता है, एक पौधा जो पेड़ बन जाता है, उसने दिखाया था कि लिविंग सेल्स की वजह से होता है। जैसे इंसान के अंदर लिविंग सेल्स होते हैं उसकी ग्रोथ को सुनिश्चित करते हैं, ऐसे ये प्लांट की ग्रोथ भी ऐसी सुनिश्चित होती है। आपने देखी है ऐसी इस तरह की वीडियो
वो एक कैमरा छोड़ दिया जाता है मयूर काफ़ी दिनों के लिए, काफ़ी महीनों के लिए, और एक बीजे को अंकुरित होकर यूट्यूब पर या आपने नेट जियो पर देखा होगा, जल्दी 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 करते करते वो मौसम वो दिखाया जाता है। आपको पता है वो कैमरा कुणाल पूरे पूरे महीनों के लिए छोड़ दिया जाता है वहाँ पर, उसकी बैटरी चेंज करने वो लोग कुछ कुछ दिन के अंदर आते रहते हैं और छोड़ दिया जाता है, फिर फास्ट मूवमेंट पर उसको वो दिखा दिया जाता है। अच्छा, इसी तरीके के जो सेटअप होते हैं उससे यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग कमा रहे हैं। जैसे 12 आवर्स कॉन्टीन्यूस स्टडी, तो कोई लड़की या लड़का पढ़ने बैठे, उन्होंने क्लॉक रखी और वो कैमरा सेटअप कर दिया वहाँ पर, और वो 12 घंटे पढ़ते रहे, ये पढ़ रहे हैं। आपने यूपीएससी के ऐसे ब्लॉग्स देखे होंगे पक्का बड़े सारे, है ना। और फिर वो फास्ट मूवमेंट पे करके दिखा दिया जाता है कि क्लॉक घूम रही है, टाइम घूम रहा है, और देखो 12 घंटे का उन्होंने एक शेड्यूल बनाया, ठीक है। लेकिन श्रेया दूर दूर तक किसी का पीडीएफ लिस्ट में नाम नहीं है, पता नहीं क्यों। क्योंकि वो 12 घंटे पढ़ने से नहीं निकलता एग्जाम, ठीक है। उसके बाद होमी जे भाभा, ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस। हमने इनके बारे में मयूर पढ़ा था, अगर आपको याद हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी चैप्टर 4 इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी। और श्रेय हमने करंट अफेयर में भी इसके बारे में पढ़ा था, है ना। याद है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो होमी जे भाभा इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस। अच्छा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। श्रेय एपीजे की फुल फॉर्म अब्दुल पाकिर जहांगीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है। वेरी गुड। तो लग रहा है श्रेय आप पूछ सकते हैं। ही सजेस्टेड सर दोराबजी टाटा फॉर एस्टैब्लिशिंग एन इंस्टीट्यूशन, ताकि वो कंट्री का एक फाउंडेशन लेकर सकें एज अ वर्ल्ड न्यूक्लियर एनर्जी, विच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इन्होंने सजेस्ट करा, और मयूर टाटा की जो चांदी हुई इसके बाद वो अतुलनीय थी, ठीक है। कंट्री का पहला एटॉमिक रिसर्च सेंटर विच इज़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसको सेटअप करा गया ट्रॉम्बे अंडर हिज एक्सपर्ट गाइडेंस। कंट्री का पहला एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा इन्हीं के कार्यकाल में इस्टेब्लिश करा गया। ही बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जिसका गठन हुआ था हमारे देश में साल 1948 में, एंड ही वॉज द रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। होमी भाभा प्राइज ये दिया जाता है फॉर स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन थ्योरेटिकल फिजिक्स। उन लोगों को जो कि इसमें महारत हासिल करते हैं उनको मिलता है होमी भाभा प्राइज। इंडियन आर्मी पे फोकस मत करो, इस पे फोकस करो। कुछ पैसे भी मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं विक्रम अंबालाल साराभाई, वीए साराभाई, 1990 टू 1971। डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई की अध्यक्षता में इंडिया ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी, आर्यभट्ट। ये याद रखना आप, ठीक है। विक्रम साराभाई। दिस वाज आर्यभट्ट। तो ये आर्यभट्ट के नाम पर ही सेटअप करी गई, ठीक है। उसके बाद ही एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज लाइक साराभाई गिगी लिमिटेड, साराभाई ग्लास, साराभाई केमिकल्स, साराभाई मर्क लिमिटेड एंड मैनी अदर्स। ये उदय शेट्टी वाली बात होगी संजना, है ना। संजना टेक्सटाइल्स, संजना केमिकल्स,
काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है, बहुत है ना। हिज एफर्ट्स सेव्ड करोड्स ऑफ इंडियन रुपीज बाय इनिशिएटिंग द मिशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड पेनिसिलिन प्रोडक्शन और मिलिट्री हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन और मिलिट्री हार्डवेयर की इंडिजीनियस प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी इनकी मदद से। एंड करोड़ों रुपीस कैसे सेव हुए, कैसे, इंपोर्ट नहीं करवा रहे थे हम इसलिए, है ना। द क्रेडिट फॉर एस्टैब्लिशिंग वेरियस रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया गोज टू डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। एक ऐसे ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इनके थ्रू ही स्टार्ट हुआ है। अब आप में से जो लोग अगर जिन लोगों ने अगर MBA कर रखा है या BBA कर रखा है, तो जनरली सबका एक सपना होता है कि वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी जाएं। तो इस तरीके के क्वेश्चन सबसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अगर अगेन ये वाली बात वो है, अगर आप टेक्निकल फील्ड से हो, अगर आपने नॉन मेडिकल फील्ड से कुछ कर रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े बहुत आपको इंटरव्यू देखने को मिल सकते हैं। लेकिन थ्योरी पर्पस से मेंस और प्रीलिम्स के लिए हम सब लोगों को ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई किसी भी फील्ड का हो। उसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ऑल्सो सर्व्ड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कमीशन फॉर स्पेस रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ही वॉज द डायरेक्टर ड्यूरिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये तिरुवनंतपुरम में है, इन्होंने ये स्टैब्लिश करवाया था, ठीक है। साराभाई वॉज कन्फर्म्ड विद पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, बोथ अवार्ड्स, ठीक है। जबकि इनको सिर्फ क्या मिला था, होमी जे बाबा को पद्म भूषण। उसके बाद ही हैड ऑल्सो टेकन इनिशिएटिव्स फॉर स्प्रेडिंग एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन टू द विलेजेस। अच्छा, मुझे एक सैटेलाइट का नाम बताना जो कि मैंने आपको 6th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ाई थी, जो कि एजुकेशन पर्पज से लॉन्च करी गई थी, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से। हाँ, 6th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ाई था, पहला चैप्टर एडुसेट। याद है जब मून की डिस्कशन करवा रहा था, फिर वो बता रहा था एक डिस्कशन कि मून नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होती हैं, फिर साइड में बॉक्स है आर्यभट्ट वगैरह का, तो वो बोलता है कि देखो ये रॉकेट लॉन्च करा गया था, ये ऐसा लॉन्च करा था, IRNSS करके, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। फिर एडुसेट के बारे में बोलता है वो कि एजुकेशन पर्पज से करी गई थी, है ना। जब वो कंप्यूटर वगैरह नहीं चलते थे, जब वो पहले वाले डोंगल वोंगल वाले, जब वो इंटरनेट घूमता रहता था, तब तक आप खाना भी खा लेते थे, वो फिर विकीपीडिया का पेज खुलता था, फिर वो जाकर 2.5 घंटे के बाद। ये उसी ज़माने की सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, ठीक है। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम 1913 to 2015। मैंने इनके बारे में आपको एक चीज़ बताई थी ना, वो ये सुसाइड करने गए थे, वो इस कहानी बताई थी ना मैंने आपको, है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न ऑन 15th October 1931 in the island town of Rameshwaram in Tamil Nadu. He was the 11th president of India. He was honored with India's highest civilian award, Bharat Ratna। कौन से साल, 1997 में, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड। डॉक्टर कलाम जो है, ही हैड सर्व्ड इन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO फ्रॉम 1963 to 1982। डॉक्टर कलाम डेवलप्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ना हम इसको क्या कहते हैं, अब ये सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं होती है, दो होती हैं, अगर आपने सुना हो कभी भी, मतलब सिर्फ नाम सुना हो, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक होती है GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। डिफरेंस क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा, पूरी लिस्ट दूंगा, इतनी लंबी लिस्ट दूंगा आपकी खोपड़ी घूम जाएगी, लेकिन उसका भी एक तरीका बताऊंगा, ऑर्डर बताऊंगा याद करने का। इससे क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में आते हैं सिंस 2018,
अब वो ये भी पूछ लेता है कि ये वाला जो रॉकेट है इसकी रेंज कहाँ तक हो सकती है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूमेगा या उससे भी ऊपर घूम सकता है, ये रॉकेट किस तरह की सैटेलाइट छोड़ सकता है, इसके अंदर फ्यूल कैसा होगा, सूखा फ्यूल होगा, गीला फ्यूल होगा, पाउडर वाला होगा, गैसेस वाला होगा, चेम्बर कैसा बनेगा, ये सारी चीज़ें एक हमारा चैप्टर आएगा रॉकेट्स उस एंड सैटेलाइट्स, उसमें मैं आपको कवर करवाऊँगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, पूरी बुक कवर करवाने के बाद आपको प्रॉपर इतना सेंटेंस तो बना ही दूंगा कि जीएस पेपर 3 में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, फिल्म से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर वो स्टैटिक पार्ट से अगर आया, और इवन 1 साल के अगर करंट अफेयर से आया तो उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इसलिए अभी मैं जितना मजाक में इसको पढ़ा रहा हूँ ना, उसका एक मतलब मकसद है ये सब चीज़ें आगे जाके हम जनरल साइंस फ्रॉम लखमीर सिंह मंजीत कौर स्टडी IQ की बुक एडिशनल सपोर्ट के लिए 1 साल के करंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो उनका पोर्शन है वो, प्लस हमारा ये जो बुक जो आगे प्रोसीड करती रहेगी जो उसके अंदर चैप्टर्स आएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो डॉक्टर कलाम डेवलप द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर विच प्लेस्ड सैटेलाइट रोहिणी इनटू ऑर्बिट। अब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है, एक ऐसा स्टेशन जहाँ से रॉकेट जाते हैं, और रॉकेट अपने अंदर क्या कैरी करता है, ये क्या कैरी करते हैं अपने अंदर, सैटेलाइट। आपको पता नहीं ये ऐसा टूट के गिरता है और फिर आगे वाला हिस्सा खुलता ही है, ये सब बिखर के अलग इधर उधर हो जाता है और ये जो चीज़ है ये बच जाती है ना। ये सैटेलाइट रोहिणी, उसके बाद ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज डायरेक्टर ऑफ DRDO, याद रखना कलाम साहब की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ही वॉज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यही वो गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है जो आज तक याद है, चलिए वो मैं आपको करंट अफेयर के अंदर पढ़ा रहा था कि अग्नि, नाग, है ना, ये सारे के सारे जो मिसाइल होते हैं टाइप ऑफ, ये इसी की छत्र छाया के अंदर आते हैं सारे के सारे तरह के मिसाइल। होता है ना मयूर, अग्नि जानते हो कि सीरीज अग्नि 1 2 3 4, नाग, त्रिशूल, है ना, ये सारे जो मिसाइल्स के नाम होते हैं, है ना, ये सारे इसी के ऊपर होते हैं, मतलब इसी का पार्ट होते हैं। क्योंकि देखो ना, ये है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जितने मिसाइल सिस्टम्स जो हैं हमारे वो इसी प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च करे जाते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली ही डेवलप्ड 5 डिफेंस सर्विस प्रोजेक्ट्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, अग्नि। आज भी इनके मिसाइल चलते रहते हैं ना, अग्नि 5, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 6। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की वाइफ का नाम क्या था मयूर? शादी नहीं हुई थी, बुढ़ापे में भी नहीं करी थी। नहीं करी थी। कलाम साहब से जब एक बार स्टूडेंट्स ने पूछा कि बीच में से आप ऐसे ये मांग क्यों निकालते हैं, ऐसे बाल क्यों रखते हो, उन्होंने बोला जब हमारे बाल एक साइड होते हैं ना, तब इंसान एक ही साइड से सोचता है अपने दिमाग की। मैं अपने दिमाग को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे बाल जो है हमारी खोपड़ी के ऊपर कुछ ना कुछ वजन तो पुट करते ही हैं। ही वॉज वेरी हम्बल मैन, जिनके कैरेक्टर के ऊपर आज तक कोई दाग धब्बा नहीं था, मतलब नो कॉन्ट्रोवर्सी, ठीक है। In his life, APJ Kalam had written many books: Target 3 billion, Developments in Fluid Mechanics, Space Technology, India 2020, A Vision for the New Millennium, Envisioning an Empowered Nation, A Manifesto for Change, A Sequel to India, You Are Born to Blossom, Reignited, Scientific Pathways to a Brighter Future, ट्रांसेंडेंस, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी जी। अब याद है ये कौन थे? रोका था जिनको सुसाइड करने से, जिन्होंने, ठीक है। माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, इनडोमिटेबल स्पिरिट, और आपको जो किताब पढ़नी चाहिए वो पढ़नी चाहिए इग्नाइटेड माइंड्स।
अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, द ल्यूमिनस स्पार्क, मिशन इंडिया, इंस्पायरिंग थॉट्स, फॉरगेट योर फ्यूचर, अ कैंडिड, फोर्टराइट, इंस्पायरिंग टर्निंग पॉइंट्स, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस। और एक और है विंग्स ऑफ फायर। ये सारी कलाम साहब की बुक्स हैं। स्टेट पीएससी में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, यूपीएससी में अगर आया तो इट विल बी कॉल्ड एज एन एक्सेप्शन। उसके बाद के कस्तूरी रंगन, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर 1940। इसरो के प्रमुख रहे 1994 से लेकर 2003 तक। अर्लियर ही ऑल्सो सर्व्ड एज डायरेक्टर ऑफ इसरो सैटेलाइट सेंटर एंड उनकी अध्यक्षता के अंदर न्यू जनरेशन स्पेसक्राफ्ट, इंडियन सैटेलाइट, नेशनल सैटेलाइट इनसेट एंड इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A, IRS-1B, बड़ी सारी साइंटिफिक सैटेलाइट्स इनकी अध्यक्षता में लॉन्च करेगी। ही सर्व्ड एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑल्सो भारत की पहले 2 एक्सपेरिमेंटल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के लिए, भास्कर 1 एंड भास्कर 2। ही ऑल्सो लेड कंट्रीज इनिशिएटिव फॉर एंटरिंग इनटू एन एरा ऑफ प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, यानी कि दूसरे प्लैनेट्स में मतलब जाकर हमें खोज करनी चाहिए। और क्या भारत ने अभी तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करा है कि हम दूसरे ग्रह में गए हों? कौन सा? मार्स मिशन, क्या नाम है उसका? मंगलयान, ठीक है। मूवी भी बनी इसके ऊपर अक्षय कुमार, विद्या बालन वगैरह की, ठीक है। आपको वो वाली मूवी एक बार देखनी चाहिए। जब हम सैटेलाइट का चैप्टर करेंगे ना, रॉकेट और सैटेलाइट का चैप्टर, उससे पहले एक बारी वो वाली मैं मूवी देखने को कहूँगा। स्पेशली उसमें सोनाक्षी सिन्हा के कैरेक्टर पे बहुत फोकस करना, वो अप्रोच आपको बहुत काम करेगी। और विद्या बालन की लास्ट अप्रोच, विद्या बालन का नेविगेशन वाला जो तरीका होता है वो, और सोनाक्षी सिन्हा का जो तरीका होता है कैसे सैटेलाइट के वजन को कम करा जा सकता है ताकि वो एक टेक ऑफ करने में आसानी कर सके एक सैटेलाइट, ठीक है, याद रखना। और क्या दिक्कत आती है सैटेलाइट को लॉन्च करने में, और क्यों वो दक्षिण भारत के इलाकों में करी जाती है। कौन सी सैटेलाइट दिल्ली से लॉन्च करी गई थी लास्ट टाइम? हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश से, श्रेया पंजाब से, इंडस अपना रुख मोड़ लेगी, पता है। He also led countries' initiative for entering into an era of planetary exploration through extensive studies, which led to the conceptualization of mission of Chandrayaan-1. Was Chandrayaan-1 successful mission? Chandrayaan-1 2000 के नोटों के ऊपर किसकी फोटो थी? ठीक है। Chandrayaan-2, Chandrayaan-3, ठीक है, खरा पास, सक्सेसफुल मिशन। ही वॉज ऑनर्ड विद, जैसे ये मयूर जैसे ये लॉन्च कर रहा है उसको, ठीक है। ही वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। सबसे हाईएस्ट लेकिन फिर भी सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है? भारत रत्न। उसके बाद रघुनाथ अनंत मशिलकर, ही इज ऑल्सो नोन बाय हिज अदर नेम रमेश मशिलकर। इन्होंने डायरेक्टर जनरल के तौर पर सर्व करा, किसके? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल। आज़ादी के बाद इन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई भारत की जो भी पॉलिसीज़ थी विज्ञान से जुड़ी हुई, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, उसको शेप करने के लिए। ही सर्व्ड एज मेंबर ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं?
नीति आयोग और सोयल प्लानिंग कमीशन, वाइल ऑल्सो लीडिंग द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, मतलब जब और सरकारें आती चली गई वहाँ पर ये साइंटिफिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर बनकर रहे। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मशेलकर टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप जो है वो बना था, पेटेंट लॉज के ऊपर स्टैब्लिश हुआ था। अब पेटेंट राइट्स किससे रिलेटेड राइट्स होते हैं, ज़रा कोई एग्जांपल देकर मुझे समझाना। वो तो जीआई टैग हो गया मयूर यार, मतलब नहीं है, बिल्कुल आप गलत नहीं हो अपनी थिंकिंग में, मतलब जो आप समझाने की मुझे कोशिश कर रहे हो वो मैसेज मुझ तक आ गया, लेकिन ऐसी बातों को लिखना है बोलना हमारे मार्क्स कटवा सकती है। इंटेंशन आपकी ठीक है बिल्कुल, अब मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो कि सर जो एक पर्सन का ब्रेन चाइल्ड है वो कुछ साल उसको वो राइट एंजॉय करने दिए जाए, उसके लिए वो पैसा कमा ले थोड़ा पर्सन, फिर जाकर कोई और उसको यूज़ करे, राइट, यही बोलना चाह रहे हो ना। बस ये जो चीज़ें होती हैं ना अभी तक आपको तंग करती होंगी, जैसे श्रेया आज तक ये वाली बात मन के अंदर आती होगी ना कि सर एक बार ही बता दो ज़रा डिफरेंस क्या होता है कॉपीराइट, पेटेंट्स, है ना, या फिर ये जो कोई भी ऐसी जो आपके जो चीज़ें होती हैं कि जिसमें आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं आपके आईपी राइट्स, तो ये इसमें डिफरेंस क्या होता है हम जानेंगे, इसी बुक के अंदर जानेंगे और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जानेंगे। हालांकि करंट अफेयर का आर्टिकल इसके ऊपर हमने पढ़ा था, लेकिन वो किसी काम का नहीं था, वो दमदार आर्टिकल नहीं था, मतलब विजन की मैगजीन के अंदर जैसा उनको देना चाहिए था वो वैसा दे नहीं रखा था। और आपको बहुत एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ये लगेगा कि इन सारी चीज़ों के बारे में हम पता है ज़्यादा कहाँ जाने की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी बुक से ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर में मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखो कोई किसी भी पर्सन को जो पेटेंट राइट्स या कोई भी चीज़ जो मिल रही है या जो अधिकार ऐसा मिल रहा है वो है तो उसकी कला ही है, तो उसका ब्रेन चाइल्ड ही, और ज़रूरी नहीं कि सारी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, है ना। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मशेलकर टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप और पेटेंट लॉज के ऊपर वो फॉर्म हुआ था 2005 में, सो एज टू फाइंड आउट वेदर अमेंडमेंट्स मेड इन इंडियन पेटेंट लॉ अंडर ट्रिप्स। अब ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है ये जान लो। ट्रेड रिलेटेड aspects of intellectual प्रॉपर्टी राइट्स। तो उसके एब्रीविएशंस कहाँ छुपे हुए हैं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स एग्रीमेंट किसके अंतर्गत आता है ट्रिप्स एग्रीमेंट? WTO। यूपीएससी को इस यूपीएससी इस तरीके के सवाल पूछ चुका है और ये सवाल पूछना बहुत पसंद है यूपीएससी। आज के बाद एक चीज़ याद रखना, जब भी हम ये जो चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं ठकुराइन, ये अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, पेटेंट लॉज, ये सारी चीज़ें, आज के बाद आप क्या बोलोगे इसका ओरिजिन या दुनिया में कौन सी ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है कौन संभालता है इन सब चीज़ों को, एग्रीमेंट को भूल जाओ। बॉडी कौन? WTO। ऐसी एक चीज़ होती है आपको पता है, आपने उसका नाम सुना है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का? ये WHO के अंतर्गत और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वर्क करता है। हमारे देश में जो फसई नहीं है FSSAI, जो कि ये जो हर एक प्रोडक्ट को वो देता है कि हाँ ये एक्सपायरी डेट इसकी इतनी और वो इतनी, ये ग्रीन है तो वेजिटेरियन है, रेड है तो एगिटेरियन या फिर नॉन वेज वाला फूड है। ये जो कोड्स होते हैं ना, एक्चुअली ये कोड्स इंटरनेशनली FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे देश में इंडिया ने क्योंकि इसको साइन करा था, रेटिफाई करा था, अब रेटिफिकेशन के तौर पर भारत ने कौन सी बॉडी बना दी, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की परछाई FSSAI, फूड स्टैंडर्ड्स एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक ऐसी बॉडी है स्टैट्यूटरी। अब ये
क्यों बनी स्टैट्यूटरी बॉडी? बिकॉज भारत ऑब्वियसली बात है सिर्फ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का एक सिग्नेटरी नहीं रहा होगा, उसका रेटिफायर भी रहा होगा, राइट? तो कमिटी कंक्लूडेड यूनानिमसली दैट अमेंडमेंट्स वर नॉट ट्रिप्स कंप्लाइंट। फिर से पढ़ाता हूँ। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मशेलकर एक टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप बना था ऑन पेटेंट लॉज 2005 में, ये देखने के लिए कि जो भी अमेंडमेंट्स करे गए हैं इंडियन पेटेंट लॉ में, तो वो क्या ट्रिप्स एग्रीमेंट के साथ कंप्लाई करते हैं कि क्या नहीं। तो इस कमेटी ने फाइंड आउट करा यूनानिमसली दैट अमेंडमेंट्स वर नॉट ट्रिप्स कंप्लाइंट। ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2014। उसके बाद टेसी थॉमस इन्होंने प्रोग्राम हेड करा था ऑन अग्नि 4 मिसाइल ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और अग्नि सीरीज की मिसाइल किसकी वजह से आई? एपीजे अब्दुल कलाम। अंडर विच प्रोग्राम? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अग्नि के अलावा कितनी और मिसाइल थी? नंबर 4 और थी। कौन कौन सी? एक तो अग्नि हो गई, उसके बाद नाग, आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी, ठीक है। which was successfully tested in 2011. Thomas is also recognized as India's missile women, Agniputri. इनका नाम कभी आपने सुना नहीं होगा शायद से। टेसी थॉमस 2009 में एडवांस सिस्टम्स लेबोरेटरी इन हैदराबाद उन्होंने अपॉइंट करा था इनको एज प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर 5000 किलोमीटर रेंज ऑफ अग्नि 4। यहाँ से आपको एक फैक्ट पहले ही पता लग रहा है श्रेया, अग्नि 4 की एक रेंज कितनी होती है? मैक्सिमम रेंज 5000 किलोमीटर। अब आपको ये याद रखनी है क्या? यार बिल्कुल याद रखनी है, यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था कितनी रेंज तक जा सकता है। Her outstanding contribution in the field of missile technology for making India self-reliant has awarded her Lal Bahadur Shastri National Award. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।